कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। हेलो दोस्त, आज आपको बताएंगे क्लास 10th का जो कि विज्ञान में फिजिक्स को यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर हो जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन में यहाँ पे दिए हेडिंग सिर्फ प्रकाश। ठीक है ना। तो प्रकाश का परावर्तन में पहला हो जाता है कि प्रकाश किसे कहते हैं, उसी में फिर आ जाता है कि किरण किसे कहते हैं, फिर देखेंगे किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, सभी का परिभाषा भी देखेंगे। ठीक है ना। तो पहला देख सकते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है ना। प्रकाश देकर डैश दे सकते हैं आप। तो प्रकाश का परिभाषा हो जाता है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है। जैसे अंधेरा में कोई वस्तु रहता है तो नहीं दिखता है, क्योंकि उस पर प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है, तो उसका प्रकाश फिर निकल के हमारे आँखों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इसका परिभाषा हो सकता है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है ना। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है ना। किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है। साफ साफ देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखे हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। इसी में आ जाता है फिर कि किरण किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं। क्या लिखेंगे कि किरण किसे कहते हैं, किरण देके डैश दीजिए, यानी लिख सकते हैं किरण का परिभाषा है। तो किरण का परिभाषा हो जाता है कि प्रकाश का एक छोटा सा रूप जो सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है ना। जो कैसे गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रकाश का एक छोटा सा रूप, प्रकाश का एक छोटा सा रूप, प्रकाश का एक छोटा सा रूप। ठीक है ना। छोटा सा रूप, प्रकाश का एक छोटा सा रूप जो सरल रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे किरण कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। ठीक है ना। तो पहले परिभाषा देखे हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश कहा जाता है। उसी में आ जाता है किरण। किरण किसे कहते हैं, तो किरण का परिभाषा हो जाएगा कि प्रकाश का एक छोटा सा रूप जो सरल रेखा में गमन करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। ठीक है ना। आप देखेंगे किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज के कितना प्रकार होता है, सब फिगर के साथ अभी बताएंगे। अब बताएंगे कि किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है ना। किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज के कितना प्रकार होता है, उसका परिभाषा भी बताएंगे। ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किरण पुंज किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा हो जाएगा किरणों के समूह को, शॉर्ट परिभाषा। ठीक है ना। किरणों के समूह को
किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है ना। किरण पुंज कहा जाता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, आप बताएंगे कि किरण पुंज के कितना प्रकार होता है। आगे लिख सकते हैं कि किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। कितना प्रकार? किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। पहला देखें तो इसमें हो जाता है किरण पुंज के कितना प्रकार? 3 प्रकार। पहला हो जाता है अभिसारी किरण पुंज, पहला अभिसारी किरण पुंज, ठीक है ना, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा हो जाता है समांतर किरण पुंज, दूसरा हो जाता है समांतर किरण पुंज, ठीक है ना, समांतर किरण पुंज। और तीसरा हो जाता है, पहला क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा हो जाता है अपसारी किरण पुंज, तीसरा हो जाता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना, किरण पुंज। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या लिखा है कि किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरण पुंज किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या फिर कहा जाता है। उसके बाद किरण पुंज के कितना प्रकार? तो किरण पुंज के 3 प्रकार। किरण पुंज के कितना प्रकार? तो किरण पुंज के 3 प्रकार हो जाता है। पहला हो जाता है अभिसारी किरण पुंज, पहला अभिसारी किरण पुंज, दूसरा हो जाता है समांतर किरण पुंज, दूसरा हो जाता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा हो जाता है अपसारी किरण पुंज, तीसरा हो जाता है अपसारी किरण पुंज। अब इसका परिभाषा देखेंगे, अब देखेंगे तीनों किरण पुंज का परिभाषा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हो जाता है अपसारी किरण पुंज में वैसा किरण पुंज, लिख सकते हैं आप वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदुओं से निकलकर वैसा किरण पुंज जो एक बिंदुओं से निकलकर, ठीक है ना, निकल कर अलग अलग दिशाओं में फैल जाना। जैसे अभी यहाँ पे फिगर आपको जनाता होगा कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, उसका फिगर वहाँ पे देखिए। तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदुओं से निकलकर अलग अलग दिशाओं में ठीक है ना, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, ठीक है ना, फैल जाती है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसी तरह से हो जाता है समांतर किरण पुंज। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, देखिए तीनों किरण पुंज का परिभाषा आपको फिगर उधर आपको जनाता होगा, देखिए यहाँ पे। तो हो जाता है समांतर किरण पुंज, तो इसमें लिख सकते हैं वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो वैसा किरण पुंज जिसमें वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है ना, एक दूसरे के समांतर होती है। या फिर वैसा किरण पुंज जो जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर रेखा में गमन करती है, समांतर रेखा में गमन करती है, समांतर रेखा में गमन करती है, ठीक है ना, गमन करती है। उसे क्या कहते हैं? उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद देखिए अभिसारी किरण पुंज, तो इसमें हो जाता है वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो अलग अलग दिशाओं से, जिसमें किरण अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है। तो इसमें लिखिए वैसा किरण पुंज जिसमें
जिसमें किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है ना। दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है ना, मिलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तीनों का फिगर देखिए, आपको यहाँ जनाता होगा, ठीक है ना। देखिए कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब का परिभाषा बताएंगे, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं वो सभी का परिभाषा बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा आप बता सकते हैं कि जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या फिर कटती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, कौन सा प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, कौन सा प्रतिबिंब को जिसमें कि वास्तविक में कटता है, कौन सा काल्पनिक में कटता है, सब आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, यानी किसे कहते हैं, उसका परिभाषा लिख सकते हैं। तो इसमें लिखिए, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, प्रकाश की किरणें। क्या लिखे यहाँ पे कि प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना, कटती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। तो क्या लिखे परिभाषा में कि प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिबिंब कहा जाता है, यानी कहा जाता है, ठीक है ना, प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब होता है कितने प्रकार के, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हो जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला लिख सकते हैं कि पहले लिखिए कि प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब पहला क्या लिखे, तो पहला लिखे वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा लिखे काल्पनिक प्रतिबिंब। अब बताएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब, बताएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब में
कि प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में कटती है, वास्तविक में कटती है, ठीक है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस बिंदु पर काल्पनिक में कटती है या फिर कटती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा कि प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या लिखें कि जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में कटती है, ठीक है, जिस बिंदु पर वास्तव में कटती है उसे क्या कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखे हैं कि जब, यहाँ पे लिख सकते हैं आगे में कि जब, तो ऐसे भी लिखे प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है कि किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ये नहीं लिखाना चाहिए, ठीक है ना, कि दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में कटती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, अब देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसमें लिख सकते हैं कि जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या लिखे कि किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, न इसमें होगा कि जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना, उसमें लिखा हुआ कि वास्तव में कटती है, लेकिन इसमें जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना, जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना, क्या होती है, कटती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों की विशेषता देखेंगे। अब बताएंगे आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता में पहला आप लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक कटान से कटता है, ठीक है ना, पहला लिख सकते हैं यह हमेशा वास्तविक कटान से कटता है। और दूसरा में लिख सकते हैं कि यह हमेशा उल्टा बनता है, कैसे बनता है, उल्टा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है और उसके बाद हो जाता है कि यह हमेशा दर्पण के आगे बनता है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं इसमें पहला लिख सकते हैं कि यह, यानी क्या मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, यह हमेशा वास्तविक बिंदु से कटता है,
वास्तविक बिंदु से कटता है, ठीक है। वास्तविक बिंदु पर कटता है, ठीक है, कटता है। उसके बाद दूसरा में लिख सकते हैं कि यह हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है, ठीक ना। यह हमेशा उल्टा बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है ना। यह हमेशा उल्टा बनता है। और तीसरा नंबर में लिख सकते हैं आप, तीसरा नंबर की कि इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। अन्य कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अन्य वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना, किया जा सकता है। इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। 3 गो लिखे। चौथा नंबर में आप लिख सकते हैं कि यह हमेशा दर्पण के आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है यह हमेशा दर्पण के आगे बनता है। यह हमेशा दर्पण के आगे बनता है, ठीक है ना, आगे बनता है, ठीक है ना। एकदम जस्ट उसका उल्टा काल्पनिक प्रतिबिंब में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहला हो जाएगा, पहले देखिए वास्तविक में क्या लिखे कि यह हमेशा वास्तविक बिंदु पर कटता है, इसको हमेशा लिखेंगे या हमेशा काल्पनिक बिंदु पर कटता है जिसे टूटी फूटी रेखा द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक ना। इसमें लिखेंगे या हमेशा काल्पनिक बिंदु पर कटता है, काल्पनिक बिंदु पर कटता है, ठीक है ना। आप इसमें लिख दीजिए इधर कि इसे टूटी फूटी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, इसे टूटी फूटी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर में। तो इसमें देखिए दूसरा क्या है, यह हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं यह हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, सीधा बनता है। उसके बाद आइए तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में क्या लिखें, इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर में किया है कि यह हमेशा दर्पण के आगे बनता है। क्या लिखा हुआ कि यह हमेशा दर्पण के आगे बनता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं चौथा नंबर में कि यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना। यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है, ठीक है ना। क्या लिखे कि यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। यही दोनों में विशेषता होता है। आगे आपको जब बताएंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जब वस्तु को रखेंगे कहाँ पे रखेंगे, जैसे एक ले लीजिए वक्रता केंद्र। अगर जो वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है। अब कैसा बनता है आगे आपको बताएंगे फिगर के साथ। अब आपको बताएंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब स्थिति, ठीक है ना, कि समतल दर्पण में कहाँ वस्तु को रखा जाए कि और कहाँ प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो देखिए आपको बताएंगे, पहले एक ठो समतल दर्पण लीजिएगा। ये क्या है, समतल दर्पण, ठीक है। नीचे का भाग इसमें रंग दीजिए, नीचे का भाग रंग दिया जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, तो समतल दर्पण। इसमें पहले आप एक ठो वस्तु को लीजिए एकदम दर्पण पे, ठीक है। एक वस्तु को पहले लेना होता है। बात की मान लीजिए वस्तु है ए और बी, ए और बी, ए और
बी। तो इससे जो आपतित किरण आएगी पहले दर्पण पे आता है, ठीक है ना। इससे जो आपतित किरण आता है वो पहले दर्पण पे आता है, उसके बाद टकरा के परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। क्या हुआ? परावर्तित हुआ। और ये आपतित किरण यानी इस पे आ रही है और बीच में अभिलंब हो जाता है। क्या होता है? अभिलंब। बीच में अभिलंब होता है, ठीक है ना, बीच में अभिलंब। तो ये जो उधर गया ना परावर्तित होकर उसी को एकदम जस्ट सीधा इधर खींचना है, ठीक है ना, और इसको मिला देना है इसमें। ठीक है ना। तो देखिए इसमें वस्तु को रखें ए यानी दर्पण के ऊपर, तो प्रतिबिंब बना दर्पण के नीचे, प्रतिबिंब बना दर्पण के नीचे। तो वस्तु को ए और बी से सूचित किए, तो प्रतिबिंब को ए डैश और बी डैश से सूचित कर दीजिए, ठीक है। बस प्रतिबिंब को ए डैश और बी डैश से सूचित कर दीजिए। और ये जो है ना आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण होता है आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। तो आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। इसे आर से सूचित किया जाता है, ठीक है ना, आर से सूचित किया जाता है। तो आप देखिए इसमें एक ठो पहले दर्पण लेना है, उसके ऊपर एक ठो वस्तु को रखना है। वस्तु को दूरी ए और बी रखे हैं, तो ये पहले वस्तु से किरण जो निकलता है पहले दर्पण से टकराता है, तो ये हो जाता है आपतित किरण, और इसे टकरा के जो जाता है वो हो जाता है परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण के जस्ट एकदम पीछे आता है, इसे सूचित किया जाता है डॉट डॉट रेखा से, क्योंकि इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कैसा बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब में बोले थे कि टूटी फूटी रेखा द्वारा दर्शाई जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिबिंब दूरी। क्या हो गया? प्रतिबिंब दूरी। तो इसमें आप लिख सकते हैं एक नंबर में, इसका विशेषता में एक नंबर में कि या यानी इसमें ई भी लिख सकते हैं। तो इसमें लिखिए, इसमें वास्तविक नहीं बल्कि इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा? काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक। और जब काल्पनिक बनता है तो हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। कैसा बनता है? हमेशा सीधा। तो काल्पनिक, और इसमें काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा नंबर में लिख दीजिए कि यह पार्श्व रूप से उल्टा होता है, ठीक है ना, यह पार्श्व रूप से उल्टा होता है। तो इसमें लिख दीजिए यह पार्श्व रूप से, यह पार्श्व रूप से उल्टा होता है, ठीक है ना, उल्टा उल्टा होता है, पार्श्व रूप से उल्टा होता है, ठीक है ना। और तीसरा नंबर में देखिए, तो तीसरा नंबर में हो जाता है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों जो है ना बराबर होता है। जैसे जितना बड़ा वस्तु को लीजिएगा उतना ही बड़ा इसमें प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसमें कोई अंतर नहीं होता। जितना बड़ा वस्तु को रखिए यानी कि जितना दूरी पे वस्तु को रखिए उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो तीसरा नंबर में आप लिख दीजिए वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, बराबर प्रतिबिंब दूरी, ठीक है ना। और तीसरा नंबर में आप लिख सकते हैं कितना? तीसरा नंबर में कि वस्तु का आकार जो है ना प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार, तो लिखिए इसमें वस्तु का आकार, ठीक है ना, बराबर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है ना। तो देखिए पहला नंबर में क्या लिखे हैं? पहला नंबर में इसमें लिखे हैं कि इसमें काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा नंबर में आ जाता है कि यह पार्श्व रूप से, कौन सा रूप से? यह पार्श्व रूप से उल्टा होता है, यह पार्श्व रूप से उल्टा होता है। और तीसरा में आ जाता है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होता है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या आता है? बराबर होता है। चौथा नंबर में फिर आ जाता है कि वस्तु का आकार जो है ना और बराबर प्रतिबिंब का आकार, यानी दोनों का आकार हमेशा बराबर होता है। और ये फिगर है, ठीक है, कौन सा दर्पण में? तो समतल दर्पण में।